माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th और नीट के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज पॉपुलेशंस। रामदेव मिश्र जो है ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। Ramdev Mishra is known as father of ecology in India। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम तो आपको पता होना ही चाहिए कि रामदेव मिश्र कौन थे। 26 अगस्त 1908 में ये पैदा हुए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी की और फिर ये लीड्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम चले गए, है ना, लीड्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, और वहां से इन्होंने पीएचडी किया। WH पियर्सन के अंदर इन्होंने किया, यानी इन्होंने अपनी पीएचडी प्रोफेसर WH पियर्सन के अंदर कंप्लीट की। और उस BHU जो कि आज के वाराणसी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने इकोलॉजी डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया। ये फाउंडर रहे उस डिपार्टमेंट के। यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में ही इन्होंने अपना टीचिंग और रिसर्च शुरू किया। टीचिंग एंड रिसर्च को आगे बढ़ाया और टीचिंग और रिसर्च में इनका जो मेन फोकस था वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इनके इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के रिसर्च से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या प्लांट्स का कैसे सक्सेशन होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलता है, और नॉर्मल ग्रासलैंड पे भी इन्होंने काफ़ी स्टडीज़ की। इतने एफर्ट्स किए इन्होंने कि एक पूरा का पूरा बेस ही इन्होंने अच्छे से प्रोवाइड किया। और इनकी पीएचडी 1937 में एक्चुअली अवार्ड हो चुकी थी। उसके बाद से इन्होंने कंटिन्यूअस वर्क किया, अपने मरने के दिन तक इन्होंने कंटिन्यूअस वर्क किया। प्रोफेसर रामदेव मिश्र वो पहले आदमी थे जिन्होंने इकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट, भारत की बात हो रही है, इंडिया में इकोलॉजी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को डिज़ाइन किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है कि इंडिया में इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं। He drafted the first post graduate, that is MSc in environmental science जिसे आप कहते हैं, या इकोलॉजी एनवायरनमेंट आज तो बहुत फेमस हो चुका है। तो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वाज ड्राफ्टेड बाय प्रोफेसर रामदेव मिश्र, और इसको पहली बार इन्होंने BHU में शुरू कराया, है ना। इस सब्जेक्ट में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शुरू कराए। तो इनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे। फिर बाद में इनके एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे फेमस होते चले गए, इनका नाम होता चला गया, तो गवर्नमेंट ने इनके रिसर्च को, इनकी स्टडीज़ को महत्व देना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनको महत्व मिलता गया, फिर ये काम भी इतना अच्छा करते चले गए, और गवर्नमेंट ने इनको फिर मिनिस्ट्री पकड़ाई कि अब आप एक ऐसा काम करिए जिससे कि पूरे समाज का फ़ायदा हो। तो इन्होंने भी बहुत शिद्दत से गवर्नमेंट की मदद की। नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में
एक नेशनल कमेटी बनी जो कि एनवायरनमेंट के रेगुलेशन के लिए बनी थी। थिंक टॉपिक इज ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का क्या रिलेशन है, किस एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमको बायोम के बारे में जानना चाहिए। व्हाट इज बायोम? बायोम इज अ कम्युनिटी of plants and animals that have common characteristics for the environment they exist in. They can be found over a range of continents. बहुत वैरायटी ऑफ बायोम्स हो सकते हैं। यानी बायोम क्या है? बायोम एक तरह की कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं, दोनों मिल करके एक बायोम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उन दोनों के पास कॉमन कैरेक्टर होगा, किस लिए? क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेजर्ट में रहना है तो डेजर्ट में रहने की पहली शर्त ये है कि वहाँ वाटर बहुत कम होगा। वहाँ पे क्या होगा? वाटर बहुत ही कम होगा। तो वाटर कम होगा तो बॉडी में ऐसे एडेप्टेशंस करने होंगे जो कि कम से कम पानी में ज़्यादा दिन तक सरवाइव करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स में क्या चेंजेस आएंगे? लीव्स रिड्यूस हो जाएंगी, कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैक्टस, बबूल, ऐसे कुछ उस टाइप के प्लांट्स जो कि बीहड़ और रेगिस्तान के इलाके में भी आराम से मिल सकते हैं। अब एनिमल्स में क्या चेंजेस आने चाहिए? तो एनिमल्स में बॉडी में नॉर्मली ऐसे चेंजेस आने चाहिए जिससे कि वो वाटर को स्टोर कर पाए लॉन्ग ड्यूरेशन तक। फॉर एग्जांपल कैमल है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल ने एक बार पानी पिया, अगले 5-6 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक इसी तरह से एक्वाटिक सिस्टम है, वहाँ पे एक बायोम बनना है, खूब बड़ा सा भाई समुद्र है, तो वो बायोम अलग होगा। ग्रासलैंड में एक बायोम अलग हो सकता है, फॉरेस्ट का बायोम अलग हो सकता है, टुंड्रा में आर्कटिक एरिया के बायोम अलग हो सकते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट तक फैले हो सकते हैं, या हो सकता है एक ही कॉन्टिनेंट में बहुत सारे बायोम आपको देखने को मिल जाए। अलग अलग लोकेशन, अलग अलग तरीके से बायोम की फॉर्मेशन होती रह सकती है। इज इट क्लियर? बारिश वहाँ पे होती है। तो इस चार्ट में जो सबसे पहले आप सबसे ऊपर की ओर देख रहे हो, वो ग्रीन कलर में जो सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिख रहा है। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और ये साल भर उतना ही रहता है। ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, चिपचिपा रहता है और बारिश बहुत जम के होती है ना। तो अपने यहाँ भी ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ साल भर बारिश होती है, मस्त होती है और टेम्परेचर 30 से 32 के आसपास बना ही रहता है। थोड़े कम हैं अपने यहाँ ऐसे, बट है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली ट्रॉपिकल रीजन में ही ज़्यादा मिलते हैं। खैर आगे वाले को देखते हैं, तो आगे वाले आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसका टेम्परेचर 15 से 30 के बीच में वैरी करता रहता है। नॉर्मली 15 के आसपास रहता ही है और ह्यूमिडिटी, चिपचिपापन इसमें भी रहता है। यहाँ भी बारिश ठीक ठाक होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर पर ईयर। और ट्रॉपिकल की अगर बात करें तो वहाँ 400 सेंटीमीटर पर ईयर का प्रेसिपिटेशन भी होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये, है ना। अब इन दोनों फॉरेस्ट के बाद जो दूसरा बड़ा फॉरेस्ट है, बड़ा फॉरेस्ट है, वो है कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट का जो मेन एरिया होता है वो 100 से 150 सेंटीमीटर का प्रेसिपिटेशन जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, या 100 से कम रहे प्रेसिपिटेशन वहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनका टेम्परेचर रेंज बहुत एवरेज और फिक्स टाइप का होता है। -5 से 15 के बीच में ज़्यादा डेवलप करते हैं। इंडिया में जो फुटहिल ऑफ हिमालय है वो पूरा का पूरा कोनीफेरस फॉरेस्ट से
भरा हुआ है। तो फुट हिल में यही टेम्परेचर बना रहता है, बारिश भी ठीक ठाक होती है और पहाड़ों पे इस तरह के जंगल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे नीचे की ओर है आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही क्रिटिकल है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, -1 से -8 -10 तक के बीच में टेम्परेचर होगा। बारिश बिल्कुल भी कम होगी, 50 सेंटीमीटर से भी कम या लगभग 50 सेंटीमीटर पर ईयर, इतनी ही बारिश होनी है। बहुत ही छोटे रेंज में प्रेजेंट है, इसका एरिया बहुत कम है। डेजर्ट की बात करें, ओह, डेजर्ट में बारिश 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर पर ईयर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर हमेशा डेजर्ट में ज़्यादा रहता है, बट एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 10 के बीच में ही रहता है। क्यों? क्योंकि रात के समय वो ठंडे भी होने लगते हैं और धूप के समय बहुत तेज गर्म भी होते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स, है ना, और अलग अलग तरीके से बायोम कैसे बन सकते हैं उसके बारे में इस चार्ट में बताने की कोशिश की गई है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने यहाँ इंडिया में थार रेगिस्तान है, वहाँ की वेजिटेशन अलग है, वो एक अलग बायोम है। मेघालय का एरिया है, वहाँ पे बहुत बारिश होती है, साल भर बारिश होती है, तो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है और बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह में से एक है मासेनरम, चेरापूंजी, है ना। तो वो फॉरेस्ट अलग हो गई, वहाँ लीव्स चौड़ी होंगी, वहाँ पे अलग मॉडिफिकेशन होगा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। फिर जो हमारा एरिया है प्लेन एरिया जिसको हम कहते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन आने पे शेड ऑफ कर देते हैं अपनी लीव्स को, फिर ग्रो करते हैं, तो इसको पत्ती गिराने वाले फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? पर्णपाती वन। ओके, डेसिडुअस टाइप। देन कॉनिफर की बात करें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय की बात कर लीजिए, मिला लीजिए। खासकर वेस्टर्न साइड में कॉनिफरस फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपके उत्तराखंड, शिमला और जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया, तो उस तरफ में कॉनिफेरस फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टुंड्रा और अल्पाइन ये अपनी तरफ तो नहीं मिलने वाले, ये पोल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो लगभग 3 या 4 टाइप के डिफरेंट बायोम इंडिया में खुद आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे बायोम्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे झील है, उसका बायोम अलग है, उसका सिस्टम ही अलग है बिल्कुल। समुद्र का किनारा है वो अलग है, सुंदरबन का डेल्टा है वो अलग ही, यूशरीज हैं वहाँ के अलग इन्वायरमेंट है। और हमारे पास सदर्न पार्ट में प्लेट्यूज़ हैं, डेक्कन प्लेट्यूज़, दक्कन के पठार या क्या दक्षिण के पठार, तो उनकी ये जो बनावट है उसके हिसाब से वेजिटेशन और वहाँ का बायोम सेटअप अलग है। तो इंडिया को आप कह सकते हैं कि इसीलिए बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत वैरायटी रिच पार्ट है हमारा कंट्री, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ ब्रॉडर रेंज पे चीज़ें अवेलेबल हैं, नैरोअर रेंज पे नहीं, ब्रॉडर रेंज पे चीज़ें अवेलेबल हैं और हर एक रेंज में अपनी स्पेशल क्वालिटी है। तो उसी हिसाब से वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स में छोटा छोटा एडेप्टेशन हो गया है जो कि स्पेशल बनाता है। इसीलिए दक्षिण में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, तो उत्तर में गन्ने और गेहूँ और क्या होते हैं पूरब में चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो सब जगह का अपना अपना कुछ न कुछ विशेष क्वालिटी है, कुछ न कुछ ग्रो करता है। यानी जो लैंड्स होते हैं वो अपने ही तरीके से ग्रो करते हैं और फिर वहाँ पे एडाप्टेशंस भी अलग तरीके से होता है। सो ये पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था, यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं।